नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये सीरीज जो है एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है और हम लोग कक्षा 6 की चैप्टर नंबर 10 पे आ पहुंचे हैं। दोस्तों, बार बार अंतिम बार तक बस यही बात कहूंगा कि अगर वाकई में हिंदुस्तान में कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। बिना एनसीईआरटी के पोस्टमार्टम के संभव ही नहीं, कतई संभव नहीं। 21वीं सदी में आप लाख मिन्नत कर लो, पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे, रिजल्ट नहीं होगा। प्रीलिम्स होगा तो मेंस में अटकोगे, मेंस होगा तो इंटरव्यू में अटकोगे, लेकिन बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए सिलेक्शन संभव नहीं है। सोचना आपको है, बस मेरा फर्ज और मेरा धर्म है आपको सही रास्ते पे लेके चलना, और वो मैं अपनी ईमानदारी के साथ में लेके चल रहा हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद और आशा करूंगा कि ये सेशन आपको बहुत कुछ सिखा रहा होगा। जब आप सुनने के लिए बैठ ही गए हैं तो पेन, पेपर और मैप तीनों सामने लेके बैठ जाइए मेरे सामने, ताकि आज कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ सीखें। बस ये जरूर होना जरूरी है। आपको दोस्तों कैसे मैं बताऊं, कैसे आप मेरे ऊपर यकीन कीजिएगा। इस सीरीज को पढ़ने के लिए लोग पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में लाखों रुपया डुबोते हैं, लाखों, हजार नहीं लाखों, सच बताता हूं। और लाखों के नाम पे इस संस्था में ठगी होती है। मैं खुद एक संस्था चलाता हूं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि सच में यहां पे ठगी होती है। ऐसे कंडीशन में मैं हर वो स्टूडेंट के पास आया हूं जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। मैं हर उस लड़की के पास में आया हूं जिसके मां बाप शहर भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोई बात नहीं बिटिया, घर में रहो, वहीं से एसडीएम बनो, बस साथ दो। चलिए दोस्तों, सीरीज स्टार्ट करते हैं। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। ध्यान से सुनते जाना, समझिए ये जो है सत्यनारायण स्वामी की कथा चल रही है। आप शांति से बैठ के हाथ जोड़ के इसकी हर एक एक बात को दिल तक ले जाइए। देखिए, फिर आप खुद कहिएगा सुजीत सर, मेरे सिलेक्शन में आपकी भूमिका सबसे ज्यादा है। ये मैं नहीं कहलाऊंगा, बल्कि आपके अंदर से निकलेगी ये बातें। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए, रूप हले कागज में लिपटा तलवार की शान को पकड़ते हुए चहल कदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीना की बजानी होगी, बैठना होगा और बीना बजाना होगा और कविता पाठ भी करना होगा। यह संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? आइए, अरविंद इसी बारे में सोच रहा है और इसी के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। और आज का ये जो सेशन चलेगा ये गुप्त वंश का चलेगा, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट करते रहेंगे वो अंडरलाइन आप करके लिखते चले जाइएगा अपने नोट में। क्या बताती है प्रशस्तियां? आइए समझते हैं प्रशस्तियां को। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। ये वही समुद्रगुप्त है जो पहला ऐसा शासक हिंदुस्तान का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कब्जा कर लिया। ध्यान से समझिएगा, पहला ऐसा शासक जिसने अपने जीवन पर्यंत तक कभी एक भी युद्ध हारा नहीं, एक भी युद्ध हारा नहीं, मरते दम तक एक युद्ध हारा नहीं। इसीलिए भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को भी कहा जाता है। अंडरलाइन करके लिखते चले जाइएगा हर एक बात को मेरी। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे हुए लंबे अभिलेख से पता चलता है। इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ है, उस पे समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारियां वहां से इकट्ठा किया जाता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार के जो कवि थे या कहें तो मंत्री थे, हरिसेन के द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति किनके द्वारा? तो हरिसेन। और हरिसेन कौन थे? गुप्त वंश के कह सकते हैं मंत्री भी और कवि भी। क्लियर हो रहा है ना, दिमाग में जा रहा है ना मेरी बातें? यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। नोट डाउन करते जाइए, पेपर जहां भी ये डायरी जो बढ़िया सा खूबसूरत सा बना लिए, नोट डाउन कर लीजिए, मजा आ जाएगा। प्रशंसा कहते हैं। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, ये कोई पहली बार नहीं थी। प्रशस्तियां मतलब क्या? प्रशंसा लिखने का प्रचलन पहले से ही चलते आ रहा।
जैसा तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में मैंने खुद आपको पढ़ाया हूं। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व जो है बड़ी तेजी से बढ़ता चला गया। क्लियर? अगर गुप्त वंश की बात हो रही है तो एक आंसर मैं यहां से दे रहा हूं और एक आंसर आपसे डिजर्व करूंगा। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त ने किया। एक दूसरा आंसर और आपको बता रहा हूं कि इसका वास्तविक संस्थापक जो है यह चंद्रगुप्त प्रथम है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप मुझे यह बता दीजिए कि गुप्त वंश की शुरुआत कब होती है और अंत कब होता है, कब से शुरू होती है गुप्त वंश, वो टाइमिंग मुझे बताइए कमेंट करके। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। आइए अब आते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां। आइए थोड़ा समुद्रगुप्त की प्रशंसा के बारे में थोड़ा समझते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आसानी से आपको मजा आ जाए हमारे साथ चलने में। चलिए अब देखिएगा, आओ देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है प्रशस्तियां में। एक राजा के बारे में, एक योद्धा के बारे में, एक विद्वान के बारे में और एक कवि के बारे में पूरा चर्चा की गई। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर तक बता दिया गया है कि समुद्रगुप्त ईश्वर के बराबर है। जो स्थान इस दुनिया में ईश्वर रखते हैं, भगवान रखते हैं, अल्लाह रखते हैं, जीसस रखते हैं, वाहिगुरु रखते हैं, वही स्थान जो है समुद्रगुप्त भी रखता है। प्रशस्तियां में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहां वैसे ही एक वाक्य का अंश भी दिया गया है जो आपको नीचे बताते हैं। यहां देखिए, योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तारों, अन्य सैकड़ों हथियार में लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है, वो है योद्धा समुद्रगुप्त। आइए, अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र में हरे रंग का रंगा गया है, जिसमें पूर्वी समुद्रगुप्त के साथ साथ एक क्रम में जो है लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरीके से कुछ क्षेत्र में जो है बैगनी नीले रंग भी दिखेंगे मैप में। आइए एक सेकेंड, ये देखिए, अब तो आपको दिख रहा होगा। आइए आपको समझाता हूं। ये जो है हरा है ना, ये जो है गुलाबी और ये जो है बैगनी, ये तीनों आपको दिख रहा है। बस क्षेत्र को आप देख लीजिए, है ना। आइए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आइए इसके पॉइंट को समझते हैं। बीना बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्के पे दिखाया गया। कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा है, अभी भी पूछा जाता है कि बीना बजाए हुए अगर समुद्रगुप्त को रखा गया है सिक्कों पे, इसका मतलब है संगीत का वो बहुत बड़ा प्रेमी है, खुद भी संगीत करता है। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र जो है आर्यावर्त उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आर्यावर्त का वो राज्य है जहां पे समुद्रगुप्त जो है इन 9 राजाओं को हरा दिया था। अब आइए 1 मिनट थोड़ा देख लेते ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियर। हरा रंग, यही वो हरा रंग है। 9 शासक थे जिनको समुद्रगुप्त ने धूल चटा दिया, हरा दिया। क्लियर हो गया? अब आपको पता चल ही गया होगा। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। दक्षिण, इनमें से कुछ की राजधानी दिखाने के लिए मानचित्र में लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त को सामने समर्पण कर दिया और समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी है। अब देखिए, ये लाल वाला बिंदु जो है ये दक्षिण वाला पार्ट है। ये जब आपको हम समझाते हैं, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त का शासनकाल आता है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक एक छत राज करने वाला एक लौता साम्राज्य को वारी जो था वो समुद्रगुप्त था। दक्षिण को जीत तो लिया ही था, 12 राज्यों को जीता था, 12 राजाओं को धूल चटा दिया था। लेकिन फिर से जो भूमि को जीता गया था, जिस क्षेत्र को जीता गया था, उसको वापस कर दिया गया। लेकिन एक शर्त रख दिया गया कि आप हर साल हमें टैक्स देंगे, जब बोलेंगे अटेंडेंस आके आपको लगाना होगा, जब हम मुसीबत में रहेंगे बोलेंगे तो आके हमारे साथ मिलके दुश्मनों से लोहा लेना पड़ेगा। दिमाग में अब चला गया होगा बातें, सारी बातें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपका मदद करूंगा।
पड़ोसी देशों के आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। ये सब जो क्षेत्र जो देख रहे हैं, पश्चिमी वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये सब जो है उपहार के रूप में समुद्रगुप्त के लिए लाते थे। उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बैगनी वाला कलर, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये सब जो है ये क्या है, बैगनी वाला कलर है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या तो नहीं है ना? आइए, मुझे उम्मीद है आपको समस्या नहीं होगी। अब इतनी बेहतरीन तरीके से आपको अगर समझा रहा हूं, एक एक पार्ट को दिखा दिखा के, तोड़ तोड़ के पूरी तरीके से पोस्टमार्टम एनसीईआरटी हो रहा, तो फिर दिक्कत किस बात की है? मैं बार बार एक ही बार बोलूंगा, हाँ ये तो सही बात है कि बीच बीच में आपको इरिटेटिंग लगती होगी मेरी बात, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन यकीन मानिए एक को इरिटेटिंग लगता है, 99 लोग को पता है बिना एनसीईआरटी का कुछ होने वाला नहीं है, और आपके दिमाग में बार बार डाला जाता। आप याद कीजिए अपने ज़माने में जब आप दूरदर्शन हुआ करता था, जब आप टीवी देखते थे और उसके बीच में एडवर्टाइजिंग आता था, आप कितना इरिटेटिंग करता था, कितना इरिटेटिंग लगता था, कौन है यार, कैसे कर रहा है, ऐसे कोई करता क्या? लेकिन वो जो एडवर्टाइजिंग आता था आपके दिमाग पे असर छोड़ता था, चाहे वो राजदूत की बात हो, चाहे निरमा की बात हो, चाहे रफ एंड टफ जींस की बात हो, है ना? तो ये सब चीज आपको लेने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। वैसे ही बार बार जो एडवर्टाइजिंग यहां पे कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, बिना एनसीईआरटी का हिंदुस्तान में कोई भी जॉब आपको नहीं मिलने वाला, आपके दिमाग में असर करेगा और आप एनसीईआरटी पढ़ने लगोगे, आज न कल दुनिया से पहले आपको जॉब लग जाएगा, है ना? आइए, बाह्य इलाका में शासक जो है नीले रंग रंगा गया है। संभवतः कुषाण तथा शक थे, कुषाण और शक जो थे इसमें थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किए और अपनी पुत्री से का विवाह जो है उससे किया। आइए, ये वाला इलाका जो है पूरा क्लियर। आइए थोड़ा चलते आगे। विक्रम संवत, थोड़ा अगर ये मैं दिखा दूं तो मजा आ जाए आपको। 58 ईसा पूर्व, नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में कीजिए नोट डाउन। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ में होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ था, याद, सॉरी वो गलती से निकल गया, यानी कि गुप्त वंश का जो है अगर कहें तो समुद्रगुप्त जो थे उनके दूसरे वाले पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र तो रामगुप्त थे। रामगुप्त की कहानी तो आपको बताई थी कि मनगढ़ंत कहानी थी। उनकी बीवी को जो है सकोड़े घेर लिया था, उसके बदले में जो है साड़ी पहन के चंद्रगुप्त द्वितीय या कहें तो विक्रमादित्य ने उनसे बदला लिया था और फाइनली अपने पुत्र भाई को मार दे। एक मनगढ़ंत कहानी है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पे, ध्यान रखिएगा, शकों पे जो है विजय प्राप्त किए थे और इसी संवत को स्थापना की थी और विक्रमादित्य की उपाधि यहीं पे ली थी शकों के पराजित करने के बाद। क्लियर हो गया? अब आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। वंशावली, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है, पीछे जो पूर्वज थे उनके बारे में यहां पे बताती है बातें। आइए थोड़ा समझते हैं। प्रशस्तियां भी समुद्रगुप्त के प्रति पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिताजी, माताजी के बारे में प्रशस्तियां बताती हैं। उनकी मां कुमार देवी लिच्छवी गणराज की थी और पिता चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के पहले शासक थे। अभी तो बताएं श्रीगुप्त, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि जो है धारण किए। समुद्रगुप्त ने भी उपाधि धारण की और दादा परदादा महाराजा के रूप में उल्लेख किया। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व जो है बढ़ना शुरू हो गया था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बारे में शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची में भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेख सिक्कों से भी पता चलता, अभिलेख से भी पता चलता है और सिक्कों से भी पता चलता। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान का अंतिम शक शासक को पूरी तरीके से पराजित कर दिए थे। शक शासक, बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार जो है विद्वानों से भरा हुआ है। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी जो है 11 अध्याय जो इसके बाद वाला अध्याय पढ़ाएंगे उसमें बेहतरीन तरीके से आपसे चर्चा करेंगे और आपको मजा भी मेरे साथ आएगा। यह एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, इसका कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है, अनमोल सीरीज चल रहा है और यह सिर्फ आपके प्यार, आपके विश्वास और
आपकी हमारे ऊपर जो आशाएं आकांक्षाएं हैं उसके लिए चल रहा है। हर्षवर्धन और हर्षचरित, आइए थोड़ा हर्षवर्धन के पास में चलते हैं और इसके जो बाणभट्ट का हर्षचरित है उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं ताकि मजा आ जाए। पेन पेपर हमेशा हाथ में रखिएगा। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, गुप्त वंश के अगर जानकारी मुझे चाहिए तो अभिलेख और सिक्का देखिए, इससे पता चल जाएगा गुप्त वंश। सुजीत सर बार बार अभिलेख तो बोलते हो तो समझ में आता है, प्रशस्तियां लिखी गई है, उसकी जितनी भी अच्छाइयां खूबियां हैं वो लिखी गई, लेकिन ये सिक्का क्यों? सिक्का इसलिए यहां पे बोलना पड़ रहा है क्योंकि गुप्त वंश जो है इसको स्वर्ण युग कहा गया है। स्वर्ण युग का सीधा सा मतलब है इकोनॉमी इस टाइम में सबसे पीक लेवल पे है, तो स्वर्ण युग तो होगा ही। तो इसलिए यहां पे सिक्का से भी पता चलता, क्योंकि यहां का सिक्का जो था वो क्या था? सोने का सिक्का था। ध्यान रखिएगा, इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था भारत में। इनके दरबारी जो कवि थे बाणभट्ट ने संस्कृत में अपनी जीवन हर्षचरिता लिखी है। यानी कि संस्कृत में जो बाणभट्ट की हर्षचरिता है जो संस्कृत में लिखी गई है, नोट डाउन कर लीजिए। हर्षचरिता किनके द्वारा है? बाणभट्ट के द्वारा। और किनके बारे में लिखा गया है? तो हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री जो है, ध्यान रखिएगा, एक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में कौन सी चीनी यात्री आया था? तो आप क्या बताइएगा? हो से हर्षवर्धन, हो से हेंगसांग। याद रह जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं ना, नोट डाउन कर लीजिए तो भूल जाइएगा। जिनके बारे में हम आपको अध्याय 9 में पढ़ा चुके हैं। काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहते, उन्होंने वहां कुछ देखा, उसका विस्तृत जानकारी जो है अपने यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं। हर्षवर्धन का यहां आने का उद्देश्य ना तो हेंगसांग का यहां आने का उद्देश्य हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था, बल्कि हेंगसांग का यहां आने का उद्देश्य जो था, इनका इंटरेस्ट जो है बौद्ध धर्म में था। क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा एकदम पोस्टमार्टम करके बताते हैं। अब तो शिकायत नहीं है मेरे से आपको, और हम कोशिश करेंगे कि जरूर आप शिकायत कीजिए ताकि हमसे जितना हो सके हम जरूर सुधार करेंगे, क्योंकि आप जब शिकायत कीजिएगा तो और बेटर हम आपको देंगे। आइए, हर्ष अपने पिता सबसे बड़े बेटे थे। हर्षवर्धन जो है अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से थानेश्वर के राजा बन गए। अब थानेश्वर कहां है जरा कमेंट करके मुझे बताइए, मैं नहीं बताने वाला हूं, आपको बताना होगा। अपने बहनोई को कन्नौज के शासक थे। उनके जो बहनोई थे यानी कि बहन के जो पति थे वो कन्नौज के शासक थे। पिताजी की मृत्यु हो गई, बड़े भाई की मृत्यु हो गई, थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन को बना दिया गया। और हर्षवर्धन जब क्लास में पढ़ाएंगे ना, इतनी गहराई में डूब के पढ़ाएंगे ना, सच में गर्व होता कि हर्षवर्धन की कहानी आपको हम सुनाते हैं और पूरे मजे से ऐसा लगेगा कि वाकई में हर्षवर्धन था कुछ, और जितना बोलूं उतना ही कम था। लेकिन घबराइए नहीं, क्लास जैसे ही आएगा आपका तब स्टार्ट करेंगे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, किसको? उनके बहनोई को, कन्नौज के साथ मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अधीन कर लिया और बंगाल पे आक्रमण कर दिया। कन्नौज को अपने अंडर में ले लिया क्योंकि उनके बहनोई की मृत्यु हो गई, और बंगाल पे हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उस सफलता के अन्य जगहों पे कभी कहीं हर्षवर्धन को नहीं मिली जितनी बंगाल और बिहार में मिली थी। मगध वाला क्षेत्र में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें क्या कर दिया? रोक दिया। नोट डाउन कर लीजिए, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या कर दिया? रोक दिया दक्षिण जाने से। क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा होगा? अभी तो 6 क्लास है, 12 क्लास तक चलेंगे, धुआंधार पारी खेलेंगे, ऐसा पोस्टमार्टम कि जैसा कोई सपनों में भी नहीं सोचा होगा। बस आप साथ तो एक बार दे दीजिए, फिर देखिए इस पोस्टमार्टम सीरीज को इतना चीरेंगे ना कि एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। जान के भी गलत नहीं कीजिएगा, बस साथ तो दे दीजिए। आप लोग जब वीडियो नहीं देखते हैं ना तो फिर बनाने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं। पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां, इनकी प्रशंसा थोड़ा सा देखते। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक थे। पल्लवों की राजधानी जो थी वो कहां थी? कांचीपुरम। इसके आसपास के क्षेत्र को लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक क्या था? फैला हुआ था कांचीपुरम का। जबकि चालुक्यों का राज्य जो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। एकदम इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए।
पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे इंपोर्टेंट राजा में से एक थे। पल्लव की जहां पे राजधानी कांचीपुरम थी, वहीं पे चालुक्य राज्य जो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। जहां पे अगर कांचीपुरम की बात करें, पल्लव की बात कर लें तो कावेरी नदी पे। याद रह जाएगा ना, आपको भूलिएगा नहीं ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। चालुक्यों की राजधानी जो थी वो कहां थी? एहोल थी। ध्यान रखिएगा, एहोल। अगर मैं आपसे पूछूं कि एहोल कहां है तो जरा कमेंट करके बताइए, तो जरा समझाइए, मैं देखूं। यह एक व्यापारिक, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो गया। एहोल जो चालुक्य की राजधानी थी, जहां कई मंदिर थे। पल्लव चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का जो है अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना यहां पे बनाया जाता था। समृद्ध शहर थे, इन दोनों की राजधानी को निशाना बनाया जाता था। पुलकेशी द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, सबसे प्रसिद्ध। उनके बारे में हमें दरबारी कवि जो है रवि कृतिक के द्वारा रचित प्रशस्तियों से पता चलता है। याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कीजिए। तो पहले आप पुलकेशी द्वितीय जो है चालुक्य के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक हुए। इनके बारे में हमें जो पता चलता है वो रवि कृति के द्वारा रचित प्रशस्तियों से पता चलता है पुलकेशी द्वितीय के बारे में। इसमें इनके पूर्वज, खासतौर पे पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में जो बताया गया है, पुलकेशी द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य जो है इनको मिला था। पुलकेशी द्वितीय को चालुक्य राज्य मिला था अपने चाचा से। कोई डाउट तो यहां नहीं ना? चलें आगे, आइए। नेक्स्ट है, रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाका में अपने अभियान को चलाए। पूर्व और पश्चिम दोनों रवि कीर्ति बताते हैं अपनी प्रशस्तियां में, दोनों पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्री तट में जो अभियान चलाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से क्या कर दिया था? पुलकेशी द्वितीय ने रोक दिया था। हर्ष का अर्थ जो होता है आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। जैसे ही पराजय हुआ, हर्ष को अब हर्ष रहना नहीं हुआ। पुलकेशी द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया, जिसे कांचीपुर की दीवार के पीछे जो है जाके क्या हुआ, होना पड़ा, शरण लेना पड़ा पुलकेशी द्वितीय। याद रख लीजिएगा, पुलकेशी द्वितीय, ध्यान रखिएगा। पर चालुक्यों की विजय जो थी वो क्या थी? अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश क्या हो गए थे? बहुत कमजोर हो गए थे, दुर्बल हो गए थे। पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। पल्लव चालुक्य जाओ, दोनों खेल खत्म हुआ। बहुत उछल रहे हो, अपने में लड़ मर के कमजोर हो गए हो, तो राष्ट्रकूट तो आ ही गया है। राष्ट्रकूट कूट कूट के तुमको भगाएगा पल्लव चालुक्य। पल्लवी जो चाल चल रही है, याद करने के लिए ताकि आपके दिमाग में रहे, पल्लवी जो चाल चल रही है, इसी चाल में पल्लवी मारी जाएगी। यानी कि पल्लव और चालुक्य जो है वो कूटा जाएगा राष्ट्रकूट के द्वारा और चोल वंशों के समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रकूट और चोल वंश ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इनके बारे में कक्षा 7 में जो है पढ़ेंगे। 6 के बाद जो 7वां नंबर क्लास चलेगा ना, 7वां कक्षा क्लास, तो उसमें चलेंगे। इन राज्य के प्रशासन कैसे चलता था, थोड़ा सा प्रशासन में आके और थोड़ा सा गहराई से डीपली जानते हैं। दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पांड, राष्ट्रकूट, ये सब समझने में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। कोई स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, सिंपल से सिंपल बुक ले लीजिए, चाहे आप मेरी ही बुक ले लीजिए, मेरा ही नोट्स ले लीजिए, समझने में बहुत समस्या होती है। अगर ये सीरीज देख रहे हैं तो अब समस्या नहीं होगी, बल्कि बच्चों का खेल होगा। आपका दिल खुद आपको कहेगा। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण बन रहा था। पहले के राजाओं को भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाइयां जो होती थी वो गांव होता था। प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई गांव होता था, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले का समर्थन जुटाने के लिए एक कदम उठाए। उदाहरण के अगर तौर पर देखें तो कुछ महत्वपूर्ण शासकीय पद जो थे वो आनुवांशिक बन गए थे। जो शासकीय पद कुछ महत्वपूर्ण थे आनुवांशिक बन गए थे। आनुवांशिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर सुजीत सर राजा है तो सुजीत सर का जो छोटा वाला सुजीत सर होगा वही फिर से क्या बनेगा? राजा बनेगा। इसी को कहते हैं आनुवांशिक। अर्थात बेटे का पद जो है अपने पिता से हासिल होता था। कवि हरिसेन ने अपने पिता की तरह जो है महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह
जहां भी लड़ाई होता था वहां पे उस विग्रह को समाप्त करने की कोशिश करता था। युद्ध और शांति के विषय का मंत्री था। युद्ध और युद्ध को कैसे शांति किया जाए उसके मंत्री, तीन तीन पद जो था वो हरिसेन के पास में था। संभवतः यहाँ के स्थानीय एवं प्रमुख व्यक्ति का बहुत बोलबाला था, जिनमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी कि व्यापारी का काफिलाओं का नेता, प्रथम कुलीन जिसको कहते थे मूर्ख, शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग यहां पे क्या होते थे, मौजूद होते थे। आइए, इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली भी होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज क्या कर लेते थे, स्थापित कर लेते थे। सॉरी सर, हाँ आइए, हाँ अब बड़ा करते। एक प्रकार की सेना, आइए कैसे प्रकार की सेना रखा जाए। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह ही सुसंगठित सेना रखते थे। कुछ राजा पुराना, जैसे पहले परंपरा जो चल रही थी वही परंपरा से सेना रख रहे थे, जिनमें हाथी होता था, रथ होता था, घुड़सवार होता था, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यक पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को जो है भूमिदान दिया जाता था। इनको कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में कुछ को लगता था इनको दिया जाए तो भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था। भूमि से ये क्या करते थे, कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की क्या करते थे, आसानी से देखभाल करते थे। साथ ही वे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरीके का व्यक्ति जो है क्या कहलाता था, सामंत कहलाता था। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र करने की कोशिश करते थे। और ये क्लास में हमने आपको हिस्ट्री ऑप्शन में बता दिया हूं। हाँ, आप लोग जो लोग जुड़े हुए नहीं हैं अभी भी ऑप्शन से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर जुड़िए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। पैसा ज़रूर खर्च होगा थोड़ा सा, लेकिन टाइम सेव हो जाएगा, वरना जीवन भर अफसोस लगेगा कि काश अगर कुछ खर्च कर दिए होते तो शायद हम भी एसडीएम बन गए होते। अब यहां पे सामंत है। सामंत और सामंतवाद दोनों चीज बताते हैं। सामंतवाद का मतलब क्या होता था, एक भूमि आधारित प्रथा हुआ करती थी जिसकी शुरुआत जो है यूरोप से शुरू हुई है, लेकिन इसका कुछ अंश जो है मध्यकालीन भारत में भी देखने के लिए मिलता है। सामंतवाद एक भूमि आधारित व्यवस्था होता था। राजा सेना खुद ना रखता था, बल्कि दूसरे के ऊपर क्या होता था, निर्भर होता था। कुछ लोग जो है राजा को लड़ाई के लिए सेना, घोड़ा, हाथी, पैदल सेना जो है इंतजाम करते थे। इन्हें ही कहते थे हम सामंत। और इसके बदले में जो है हम इनको मंथली इनको सैलरी नहीं देते थे, वेतन नहीं देते थे, बल्कि भूमि का एक टुकड़ा दे देते थे जिससे ये अपना गुजर बसर करते थे। इसको कहा जाता था सामंतवाद। एक प्रथा चल रही थी। अब तो क्लियर हो गया, अब आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, पल्लव के अभिलेखों से कई स्थानीय सभाओं की चर्चा पता चलती। पल्लव के अभिलेख से इनमें से एक जो है ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन है, जिसे क्या कहा जा रहा है, ब्राह्मण भूस्वामियों को सभा कहा रहा है। ये सभाएं उप समिति के जरिए जो है सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम जो है यही करती थी, उप समितियां करती थी। चाहे खेती बाड़ी की बात हो जाए, सड़क का बात हो जाए, स्थानीय मंदिर जो होते हैं मंदिर की बात हो जाए, सब के सब जो करेंगे उप समितियां करेंगे। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां पे जो है उर, याद रख लीजिएगा, वहां पे उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। ध्यान रखिएगा, उर नामक ग्राम सभा, एकदम नोट डाउन आप कर लीजिएगा। यहां पे नगरम एक व्यापारिक यानी कि व्यापारियों के लिए एक संगठन का नाम था नगरम। संभवतः इन सभाओं में धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं जो है वो क्या थी, शताब्दियों तक काम करती थी। आइए नेक्स्ट चलते। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन में थोड़ा सा झलक हमें नाटकों तथा कुछ स्रोतों से क्या होता है, मिलता है। कुछ नाटक और स्रोत से मिलता है। चलो इसके लिए कुछ उदाहरण को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको मजा आएगा। क्लियर है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन का चित्रण जो है, चित्रण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। राज दरबार के
लोगों के जीवन का। इनके नाटक में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। राजा अधिकांश ब्राह्मण जो है संस्कृत बोलते थे, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं जो है वो क्या बोलती थी, प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई है। ध्यान रखिएगा, पाली और प्राकृत, पाली जो है वो किनका है, भगवान बुद्ध की है भाषा, और प्राकृत जो है वो किनका है, महावीर की है। याद रखिएगा, उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जो था अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती से क्या होता है, प्रेम की कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ जो है राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की जो बात निकाली गई है, इतनी मार्मिक है कि अगर पढ़िएगा तो जब तक अंत ना हो जाए तब तक पढ़ते रहिएगा, छोड़ ही नहीं सकते। और उसमें भी कालिदास की, इसका कोई जोड़ा है अभिज्ञान शकुंतलम का। आइए, चीनी यात्री फाहियान को ध्यान से उन लोगों की दुर्गति पर भी कहा गया, उन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग जो है अछूत मानते थे। चीनी यात्री फाहियान को अध्ययन करके उन लोगों की दुर्गति को भी, एक सेकंड, दुर्गति पर भी गया जो जिनकी हो रही थी, वहां देखा, उन्होंने ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था। जो नीचे वर्ग के लोग होते थे, शहर के बाहर या गांव के बाहर रहना पड़ता था। भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी का एक टुकड़े का चोट करते थे, चोट बजाते हुए, लाठी है, लाठी को बजाते हुए खट 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 खट, इसीलिए क्योंकि इनको चंडाल कहा जाता था, जो समाज के सबसे नीचे तबके के लोग होते थे। और इनको जो है इसलिए डंडा बजाने के लिए कहा जाता था, लाठी इसलिए बजाने के लिए कहा जाता था जिससे लोग सचेत हो जाए और इनकी परछाई तक आपके ऊपर ना चले। थोड़ा सा डिटेल में आपको गहराई में बता रहे हैं, जिससे कोई लोग अछूत ना हो जाए। इनका ध्यान रखें। इनकी आवाज सुनकर सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचते थे। एक जगह बाणभट्ट के द्वारा जो अभियान पर निकले राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण भी देखने के लिए यहां पे मिलता है। आइए अब थोड़ा सा मानचित्र को खोलिए और अरब को ढूंढिए। आइए ढूंढ के दिखाइए। मरुभूमि होते भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी और नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच जो है समुद्री व्यापार बढ़ाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले अन्य लोग जो होते थे बेदुइन थे, जो घुमक्कर कबीले होते थे, और ये मुख्य रूप से ऊंटों पे आश्रित होते थे, क्योंकि ये ऐसा मजबूत जानवर हैं जो मरुभूमि में भी यानी मरुस्थल में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत किए थे। ध्यान रखिएगा, पैगंबर 636 ईस्वी में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, और अभी 21वीं सदी चल रहा है तो BC, तो करीब करीब जो है 1400 साल पहले की कहानी चल रही है। अल्लाह को सर्वोपरि माना, इसके बाद सभी को समान माना गया। यहां इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया। मुसलमान स्त्री और पुरुष के लिए, विश्वास रखने वाली स्त्री और पुरुष के लिए भक्ति, और साथ साथ में स्त्री और पुरुष के लिए, सच्चे स्त्री पुरुष के लिए जो है धैर्यवान स्थिर मन में स्त्रियां और पुरुष के लिए है। दान देने वाली स्त्रियां और पुरुष के लिए है। उपवास रखने वाली स्त्रियां और पुरुष के लिए है। अपने पवित्रता को बनाए रखने वाली स्त्रियां और पुरुष के लिए है। अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुष के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तर अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ नए धर्म भी ले आए। अरब के व्यापारी या कहें तो सिपाहियों ने भी करीब 1300 साल पहले सिंध को क्या कर लिया था, जीत लिया गया था। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 था, कक्षा नंबर 6 का, हमने बेहतरीन तरीके से बना दिया। अब आप इसका आंसर हमें बताइए, आपके पास में है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसको बना के जो है हमको दिखाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। कैसा ये सेशन लगा ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।